Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Waheed, and in this video we are going to start our chapter in which we will discover that the drugs which are acting on our respiratory system. So first of all, before discovering the respiratory system, let's see what type of respiratory disorder which we are going to cover. So there are few respiratory disorders like asthma. OPD is the chronic uh, obstructive pulmonary disease. Okay, then the next disease is allergic arthritis, and last is the cough. So we will discover all of these diseases one by one and see what kind of drugs are used in them. Now first, our disease is the asthma, and let discover that what is asthma. So first of all, the definition of asthma is that it is a chronic inflammatory disease of airways. So in your airways, this disease happens, which characterized by the episodes which characterized by episodes of bronchoconstriction. सो अस्थमा आपकी एक ऐसी डिज़ीज़ है, एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है जो कि आपके एयरवेज, आपके लंग्स के एयरवेज के अंदर होती है। और उसके अंदर आपके पास होता क्या है कि आपका ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होती है। और एपिसोड्स का मतलब ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। इस तरह से एपिसोड्स में आपके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होना, इस डिज़ीज़ को हम अस्थमा कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स बहुत ही सिंपल से हैं कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, आप ब्रेथ से सही तरह से नहीं ले सकेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ आपको फील होगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट आपको टाइट लगेगी। ये कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं आपके अस्थमा के, जो आप फील करते हैं अस्थमा के वक्त। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, अस्थमा में हो क्या रहा होता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन अगर हो रही है तो किस तरह से हो रही है। एक्चुअली आप सब लोगों को पता है कि हमारे ब्रोंकियोस के अंदर मैस्ट सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक मैस्ट सेल है। ये कौन सा सेल है? मैस्ट सेल। यहाँ मैस्ट सेल के ऊपर आपके पास एक एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। इस एंटीबॉडी का नाम है IgE, ठीक है। अब आपके कोई भी एलर्जेंस बाहर से आएगा जिससे आपको एलर्जी होगी। लेट्स सपोज कोई एक अस्थमा का पेशेंट है और उसे डस्ट एलर्जी है। जैसे ही वो डस्ट एलर्जेंस उसके बॉडी के अंदर आएगा और वो एलर्जेंस जब एयर वे से पास करेगा, वो डस्ट सांस के ज़रिए से आएगी और वो डस्ट इस IgE के साथ अटैच हो जाएगा। इसकी बाइंडिंग हो जाने के बाद जब एलर्जेंस, ये आपका डॉट क्या है? एलर्जेंस। ये जब एलर्जेंस बाइंड करेगा आपके एंटीबॉडी के साथ, तो क्या होगा कि ये मैस्ट सेल ब्रस्ट हो जाएगा। ये मैस्ट सेल यहाँ से फट जाएगा कुछ इस तरह से। और मैस्ट सेल के फटने से दो चीज़ें रिलीज़ होंगी। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक आपके पास हिस्टामीन रिलीज़ होगा, हिस्टामीन, और दूसरा आपके पास रिलीज़ होंगे ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अब हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स ने किस तरह से आपकी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। हिस्टामीन एक्चुअली जाता है और वो जाके आपकी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ब्रोंकियोस को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होता है। लेकिन ये जो ल्यूकोट्राइन्स है, ये आपकी ब्रोंकियोस के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। और दूसरा ल्यूकोट्राइन्स का काम यह है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इस तरह से कॉज करते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट आपके जो कंपोनेंट्स हैं वाइट ब्लड सेल के, जैसे इकोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, उनको वहाँ पर बुला के और फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है।
सो ये 2 एजेंट्स हैं जो कि आपके अस्थमा के अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी करवा रहे हैं, साथ-साथ इन्फ्लेमेशन भी करवा रहे हैं। सो अब हम लोगों ने देखना है कि ड्रग थेरेपी क्या होगी हमारे अस्थमा के लिए। सो अब अस्थमा के लिए हम 3 तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक हम ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं क्योंकि आपको पता है कि अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन हुई हुई है हिस्टामिन की वजह से। तो अगर हम ब्रोंकियोडायलेटिंग यानी वो ड्रग्स जो ब्रोंकियोज का डायमीटर इंक्रीज़ कर दें। सो आप सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ब्रोंकियोडायलेटिंग ड्रग्स हैं क्या? सो दीज़ आर द ड्रग्स व्हिच आर डायलेटिंग योर ब्रोंकियोज, ठीक है? और वो कितनी ड्रग्स हैं वो मैं आगे लिखूँगी। दूसरी आप लिखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स की वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे कि दीज आर द ड्रग्स विच आर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन विच अकर इन योर ब्रोंकियोल्स। और लास्ट में एक ड्रग है जिसे हम मैस्ट सेल स्टेबलाइज़र कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैस्ट सेल ब्रस्ट हुआ है। सो अगर हम कोई ऐसी एक ड्रग दे दें जो इस मैस्ट सेल के ऊपर इसको ब्रस्ट ना होने दे, उसको हम मैस्ट सेल स्टेबलाइज़र कहेंगे। और अगर मैस्ट सेल ब्रस्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं, तो हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स नहीं निकलेंगे और ना ही ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी और ना ही इन्फ्लेमेशन होगी। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जो आप यूज़ करेंगे और ईज़ी आपका जो है वो अस्थमा के पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन ड्रग्स के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सो अगर सबसे पहले हम ब्रोंकियोडायलेटिंग ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो आपके पास जो पहली ब्रोंकियोडायलेटिंग ड्रग्स है वो है बीटा 2 एगोनिस्ट। सो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, ये तो आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि आप ड्रग्स जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वो हम पढ़ के आ चुके हैं। बीटा 2 वहीं पर हमारे एक रिसेप्टर है। सो बीटा 2 एक्चुअली एक रिसेप्टर है जो लंग्स के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है। और बीटा 2 एगोनिस्ट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बीटा 2 जो लंग्स के स्मूथ मसल में प्रेजेंट है इसका काम ही ब्रोंकियो डायलेशन करवाना है। और हम इसके साथ एगोनिस्ट इसका दे रहे हैं, एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रोंकियोल डायलेट हो जाएंगी। सो इसका काम क्या है, ये आपके ब्रोंकियो डायलेशन करेगा। और मैं ब्रोंकियो डायलेशन को BD से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ब्रोंकियो और डायलेशन, ठीक है। अभी जो ब्रोंकियो डायलेटिंग ड्रग्स है ये 2 तरह की है, ठीक है। कितनी तरह की हैं? 2 तरह की हैं। एक होती हैं लॉन्ग एक्टिंग, जिनको हम LAMA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। और दूसरी आपके पास आ जाती है शॉर्ट एक्टिंग SAMA। सो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। और एल से सॉरी यहाँ पर M नहीं आएगा, LAB आएगा। सो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। जब हम M लिखते हैं ना तो वो बनता है लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट, ठीक है। और वो इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करने लगे हैं, वो होगा। अब जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं वो अलग हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स अलग हैं। सो इनका सिर्फ फ़र्क ड्यूरेशन का है। अगर लॉन्ग एक्टिंग है तो वो 12 घंटे तक अपना असर रखेगा, अगर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है तो वो 4 से सिर्फ 6 घंटे तक अपना असर रखेगा। सो ये इनकी ड्यूरेशन के ऊपर डिवाइड है। सेकंड, अगर हम ब्रोंकोडायलेटिंग ड्रग्स देंगे ना तो वो होगी एंटी मस्करैनिक ड्रग, एंटी मस्करैनिक। सो मस्करैनिक क्यों दी है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोंकियोल्स के ऊपर M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्मूथ मसल्स के ऊपर। सो अगर हम एंटी मस्करैनिक यानी वहाँ पर एसिटाइलिन कोलिन की जो बाइंडिंग है उसको अगर हम ब्लॉक कर दें, इस रिसेप्टर मस्करैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, तब भी वैज़ो डायलेशन हो जाएगी और हमें जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाएगी। एंटी मस्करैनिक में भी आपको 2 तरह की ड्रग्स मिलेंगी, एक लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करैनिक ड्रग्स, ठीक है, AM लिख दूँगी क्योंकि यहाँ पर एंटी मस्करैनिक है। और आपके पास शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करैनिक ड्रग्स भी आपके पास प्रेजेंट है। देन अगर हम थर्ड ड्रग्स की बात करें, सो तीसरे नंबर पे आपके पास थियोफाइलिन ड्रग्स आती है। सो ये जो ड्रग है ये एक ज़ैंथीन डेरिवेटिव है जो कि यूज़ होता है और इसका कोई ख़ास मैकेनिज़्म है नहीं, बट हम ये कहते हैं कि ये मैस्ट सेल के फंक्शन को डिक्रीज़ करके और ब्रोंकियोडायलेशन काज करवा देता है।
सो इसको कब यूज़ करना चाहिए, इन सब के हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन कौन सी हैं। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है कि जो इन्फ्लेमेशन को कम कर दें। सो इसमें हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे काम करते हैं हम लोग इनको देखेंगे। दूसरी आपके पास आ जाते हैं ल्यूकोट्राईन इनहिबिटर। सो ल्यूकोट्राईन इनहिबिटर क्या करेंगे, आपको पता है ल्यूकोट्राइन्स ही हैं जो इन्फ्लेमेशन काज कर रहे थे। अगर हम इसी ल्यूकोट्राईन की प्रोडक्शन को ही इनहिबिट कर दें, इसको रोक दें ल्यूकोट्राईन इनहिबिटर दे के, तो हम इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी एक और ड्रग यहाँ पर लिखी हुई है जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ क्रोमोलिन। ये भी कुछ इस तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि आपकी मैस्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज़ करने से और ल्यूकोट्राईन रिलीज़ करने से रोकता है, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास आ जाती है चीज़ वो है मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स। तो ये मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स इस मैस्ट सेल को ब्रस्ट होने से रोकेंगे और इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो आप सब लोगों को पता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये मैस्ट सेल के ऊपर एक एंटीबॉडी अटैच होती है IgE। अगर हम कोई एक ऐसी ड्रग दे दें जो इस IgE के ऊपर जाके ख़ुद को बाइंड कर ले और IgE जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उन सब को जब ये बाइंड करके ड्रग रख लेगा तो कोई भी जो एंटीबॉडी है वो मैस्ट सेल के ऊपर अटैच नहीं होगा। और जब कोई मैस्ट सेल के ऊपर कोई भी चीज़ अटैच नहीं होगी तो मैस्ट सेल ब्रस्ट नहीं होगा और हिस्टामिन और ल्यूकोट्राईन रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से हम अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बट मैस्ट सेल स्टेबलाइज़र बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है और एडवर्स इफ़ेक्ट भी कुछ सवेयर हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और अगर हमने अस्थमा के पेशेंट का लॉन्ग टर्म के लिए हमने उसको ट्रीट करना है, ठीक है, तो हम ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देते हैं। यानी एक हमने ये ड्रग देंगे, एक ये दे दी। और सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि अस्थमा के ट्रीट करने के लिए कौन सी हम डोजेज फॉर्म देते हैं। सो कोई भी डोजेज फॉर्म दे सकते हैं। एक तो डोजेज फॉर्म ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो है इन्हेलर्स हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट हमारे पास आ जाता है, इनके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे हम ओरल ड्रग्स या सिस्टमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, बट इन्हेलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, ओरल के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे हम ज़्यादातर इन्हेलर्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर ब्रोंकियोडायलेटिंग इन्हेलर्स यूज़ करेंगे, इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर जब हमने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़े हैं, सो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दोनों फॉर्म में है, ठीक है। ये इन्हेलर्स के तौर पे भी हैं, ओरली भी इसकी ड्रग्स प्रेजेंट हैं। बट हमने ये देखा है कि अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड को एज अ इन्हेलर्स के फॉर्म में देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, जबकि जब आप ओरली एक ड्रग देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड की तो उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इन्हेलर्स को और उनके ज़रिए से अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन इन सब ड्रग्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी ब्रोंकोडायलेटिंग है तो और किस तरह से वो वर्क कर रही है और आगे इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं उनको अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे ड्रग्स की, तो सबसे पहले जो हमारी ब्रोंकोडायलेटिंग ड्रग थी वो थी हमारे पास बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की। सब मैंने आप लोगों को बता चुकी थी कि ये एगोनिस्ट हमारे पास दो तरह के हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट थे और एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट थे, ठीक है। अब लॉन्ग एक्टिंग कौन से हैं? लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, पहले उनके नाम लिख लें, साल्मिट्रोल, और उनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और फोर्मोट्रोल, ठीक है। सो ये दो ड्रग्स हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हैं। इनका ड्यूरेशन क्या होगा, एटलीस्ट 12 घंटों तक इनका इफ़ेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज कि 6 बजे जो है वो एक साल में ट्रोल की ड्रग खाई है तो अगले 12 घंटे तक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
सो ये हमारे पास ड्रग आ जाती है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो उनमें भी मैं 2 ड्रग्स हैं। एक है साल ब्यूटामोल और दूसरी आपके पास ड्रग है टिरब्यूटालीन। ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। ये रैपिड एक्शन के लिए हैं, यानी अगर एक पेशेंट आपके पास आया और वो अस्थमा की वजह से जो है उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, तो इमरजेंसी केस में एक रैपिड एक्शन के लिए आप उसको फ़ौरन ही सालब्यूटामोल दे देंगे। इसका एक्शन 5 से 30 मिनट के अंदर आपको मिलेगा। 5 से 30 मिनट के अंदर ही वो उस पेशेंट के जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आ रहे होंगे वो आना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। और इसका इफ़ेक्ट कितनी देर तक रहेगा, तो तकरीबन 4 से 6 घंटों तक इसका असर रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं और कंट्रा इंडिकेशन इनकी क्या है। सो सबसे पहले हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट दे देते हैं। सो आप लोगों को पता है कि ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट आ जाते हैं, इनका काम हार्ट के ऊपर भी है, ये और जगहों पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। सो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट एक तो ये आ जाते हैं कि ये हाइपरटेंशन कर देते हैं, यानी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उन्होंने आपको बढ़ा दिया। हाइपरग्लाइसीमिया, आपके ग्लूकोज का लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर है उसको भी बढ़ा देंगे। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया, यानी का जो लेवल है आपके पास पोटेशियम का, उसको कम कर देंगे। ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ जाते हैं। अब ये चीज़ भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये साइड इफ़ेक्ट अब भी कम हो जाते हैं जब आप इन्हेलर्स देते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप ओरली ये ड्रग टेक कर रहे हैं या आईवी इंजेक्शन के ज़रिए से दे रहे हैं, सो उसके ये साइड इफ़ेक्ट लाजमी आएंगे, लेकिन इन्हेलर्स जब आप देंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कब आपने ये दवाई नहीं देनी है। इंडिकेशन, किस कंडीशन में आप ये ड्रग्स नहीं दे सकते। एक तो ये है कि पहले से ही ऑलरेडी एक पेशेंट है जो कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, यानी उसमें बीपी ज़्यादा रहता है, तो आप उसको बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे तो उसकी और ज़्यादा बीपी बढ़ जाएगा, जो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए उन पेशेंट को ये नहीं देंगे। दूसरा, अगर कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ है, आप उसको भी ये नहीं देंगे। अरिथमिया, यानी उसकी हार्ट बीट का जो रिदम है वो एक नॉर्मल नहीं है, चेंजिंग रिदम है, उसको भी आप ये ड्रग नहीं देंगे। और कोई आर्टरीज़ की कोई डिज़ीज़ है उस पेशेंट के अंदर, तब आप ये उस पेशेंट को ये नहीं देंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाती है बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स की, जो कि हमने कवर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और हमारी जो ब्रोंकियोडायलेटिंग ड्रग्स हैं उनको देखेंगे। और आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।